उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल 1 ने किया है पर्दाफाश। Alexei Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जीवाड़ा, सिर्फ चैनल 1 पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल वन ने किया है पर्दाफाश। Alexei Morodov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए एमएलएम का फर्जीवाड़ा, सिर्फ चैनल वन पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र पांडे। प्राइम मिनट में आपका स्वागत है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर फिलहाल इन दिनों दो तरफा आग से झुलस रहा है। एक और सरहद पर तो इतना तनाव है कि पता नहीं कब आर पार की नौबत आ जाए, तो दूसरी ओर किश्तवाड़ हिंसा की आग में जल रहा है। अब तक वहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने तो फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन वहां की आबो हवा में फिलहाल जहर अभी भी घुला हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एकाएक जम्मू कश्मीर क्यों जल रहा है? क्या इन सब के पीछे पाकिस्तान की कोई नापाक इरादे तो नहीं है? कहीं पाकिस्तान की कोई साजिश तो नहीं है? धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर इन दिनों सुलग रहा है। 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर में हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है। लोग मर रहे हैं। कर्फ्यू की वजह से लोगों को रोजमर्रा की चीजों को जुटाने में दिक्कतें आ रही हैं। सड़कों पर जहां भी देखो सेना के जवान और उनके बूटों की आवाज सुनाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से तो जैसे कश्मीर में सब कुछ ठहर सा गया है, रुक सा गया है। बस एक चीज ऐसी है जो नहीं रुक रही, और वो है हिंसा का दौर। सुलगते कश्मीर की तपिश संसद में भी महसूस की गई। विपक्ष ने जम्मू कश्मीर में हो रहे हंगामे को लेकर उमर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए, जिसके बाद सदन में भारी शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री ने बयान दिया। The day of Eid al-Fitr, at about 10:15 hours, around 500 members of the Muslim community from villages Hullar, Punnu, Bandna and Sangram Bata of police station Kishtwar came in a procession. Some of them raised pro-Azadi slogans. But in processions of this kind, some misguided, hot-headed elements raising Azadi slogans is not a new phenomenon. It happens virtually every Friday. Some of them raised pro-Azadi slogans. They were proceeding towards the Chaugan in Kishtwar, where Eid prayers were being held. At Kulheed Chowk, an altercation took place between an individual and the processionists. हिंसा से जूझते कश्मीर पर उमर अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
जल्दी तो वहाँ राजनीति नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के उस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ कि किसी एक दल द्वारा प्रायोजित है। उनको देखना चाहिए कहीं पाकिस्तान द्वारा तो प्रायोजित नहीं है, आतंकवादियों द्वारा प्रायोजित तो नहीं है, क्योंकि खाली ये दंगा नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है। कश्मीर हमारे देश का आंतरिक मामला है और देश की सुरक्षा का प्रश्न है। तो इसमें मुख्यमंत्री जी को चाहे जो हो, अगर वो कहते कोई राजनीतिक दल है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सुलगते किश्तवाड़ के मुद्दे पर बीजेपी ने उमर सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये सीधे सीधे सरकार की नाकामी है। साथ ही बीजेपी ने इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश करार दिया। जम्मू और कश्मीर की सरकार की नाकामी है और साथ ही साथ इसमें कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे घटना में कहीं न कहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के हाथ को साफ तौर से देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है, किसी तरह का इस पूरे के पूरे किश्तवाड़ की घटना पर कोई इफेक्टिव कदम उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए ये मामला जरूर उठेगा, सदन में भी उठेगा और सदन के बाहर भी उठेगा। हिंसा और दहशतगर्दी से सुलग रहे कश्मीर की लपटें अब संसद तक पहुंच गई हैं और कश्मीर का तनाव संसद में भी देखने को मिला। कश्मीर में लगातार जारी हिंसा के बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही विपक्ष के निशाने पर हैं, क्योंकि 9 अगस्त से लगातार जारी हिंसा को रोकने में अब तक दोनों नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं। सतीश शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल देखा जाए तो हिंसा नहीं रुक रही है। किश्तवाड़ में देखा जाए तो 3 दिन हो गया, अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और इन सब के पीछे देखा जाए तो आधिकारिक बयान आ रहे हैं, दोषा प्रत्यारोपण किया जा रहा है, एक दूसरे पे दोष लगाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे काफी मेहमान, हम परिचय पहले करा देते हैं। मनन द्विवेदी जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और शक्ति सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अशोक सिंह, बीजेपी नेता और प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के। तो शुरुआत करते हैं मनन द्विवेदी जी से। मनन जी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप जानकार हैं और माफ कीजिएगा हमारे साथ ओबी पे भी इस समय मौजूद हैं प्रदीप टमटा जी भी। तो सवाल ये उठता है मनन जी की अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप जानकार हैं, जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा बार बार उठता है और इस बार तो देखा जाए तो किश्तवाड़ भी इसके लपेटे में आ गया है। पहले किश्तवाड़ थोड़ा सा दूर हुआ करता था, लेकिन अब किश्तवाड़ भी लपेटे में आ गया है। इसकी आंच यहां तक आ गई कि अमरनाथ की यात्रा रोक देनी पड़ी और जम्मू कश्मीर में यहां तक कि कटरा में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। तीर्थयात्रियों को वहां भी इस समय दिक्कतें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही एक बात सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, रखना चाहूंगा जी कि एक तरीके का पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट मॉडल होता है जी। मतलब मैं कोई अब कक्षा नहीं ले रहा हूँ, लेक्चर नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर जी, फिर भी तो बता देंगे कि एक तरीके का राजनीतिक द्वंद्व मॉडल होता है जी, जिसके तहत अगर हम आगे बात करें तो जो स्टेट एपरेटस है वो एक तरीके से पावरफुल माना जाता है, बहुत शक्तिशाली माना जाता है और उसको दबाने के लिए जो नॉन स्टेट एपरेटस है, जो नॉन स्टेट एक्टर है, जो वो कोशिश ये करता है कि प्रोपेगेंडा मॉडल का वो बहुत अच्छे तरीके से यूज करे, उसको यूज करे, उसको यूटिलाइज करे और आगे जाकर ऐसी बात करे कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो बाहर के देश के और विदेश के जो लोग हैं उनमें ये बात सामने लाई जाए। तो लेकिन देखा जाए, आपने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को बना के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे आप इस मुद्दे को लाना चाहते हैं। अशोक सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सिंह जी, सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो कई बार बन चुका, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कई बार आ चुका है, लेकिन सफर केवल भारत करता है। कभी क्या पाकिस्तान को इस पूरे मसले में सफर करते हुए आपने देखा है? देखिए, मैं सत्येंद्र जी एक बात बता दूं जी, किश्तवाड़ में ये पहली घटना नहीं है, दूसरी है जी। 3 अगस्त 2001 को भी एक बार घटना किश्तवाड़ में हुआ था ऐसा जी, और उसमें 19 हिंदू परिवार मारा गया जी। मैं हिंदू न कह के अब जो कहे नागरिक कर सकते हैं, नागरिक कह सकते हैं जी। और ये दूसरी घटना हुई है जी। इस घटना में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है जी, और वो चीजें छुपाई जा रही है जो आज नहीं तो कल खुल के आएगा और जो वहाँ की सरकार है इसका पोलपट्टा खुलेगा। मैं चूंकि जम्मू जाता रहता हूँ, मैं जम्मू का यूथ की तरफ से प्रभारी हूँ, जो मेरे सूत्रों द्वारा पता लगा है, जो हमने वहाँ लोगों से पता किया है कि वहाँ जो चौगान चौराहा है जी, वहाँ पे जो अभी जो गृह मंत्री हैं उनके बेटे हैं सज्जाद, उनके नेतृत्व में 500-600 लोग वहाँ आए और मार्केटों में जो बाजार था उसको तोड़फोड़ किया, उसमें आग लगाना शुरू किया और जो वहाँ बाजार के लोगों ने विरोध किया तो उन पर फायरिंग की, हत्या किया,
कई लोगों को उन्होंने मैं जिंदा जला दिया। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि अशोक सिंह जी, जिस आप सज्जाद की बात कर रहे हैं, सज्जाद का अगर बैकग्राउंड देखा जाएगा, सज्जाद का अगर पिछला इतिहास देखा जाएगा, तो सज्जाद शुरू से इस नेचर के इंसान रहे हुए हैं। सज्जाद के लिए कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके का वो वाकया कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं, जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब का दोनों का अपना अपना आपने बयान देखा होगा जी। ये जागीर न तो भारतीय जनता पार्टी की है, न कांग्रेस की, न एनसीपी की है, ये भारत की जागीर है जी। और निश्चित रूप से भारत की जागीर है तो भारत में कानून व्यवस्था को मानना चाहिए, और नागरिक चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनकी जानमाल की रक्षा करने का दायित्व गवर्नमेंट पे है और गवर्नमेंट बिल्कुल फेल रही है। 6-7 घंटे तक जिस प्रदेश का गृह मंत्री इन्वॉल्व रहा हो, उसका बेटा इन्वॉल्व रहा हो, और वो इस तरह की बातें करता हो टेलीविजनों पे और इस पे, तो मैं मानता हूं कि ऐसी गवर्नमेंट को तत्काल सेंट्रल गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, और जो इसमें दोषी है उनको तुरंत सजा देनी चाहिए। और यहाँ पे अभी देखिए, आपने लोकल मीडिया को बंद कर दिया, क्योंकि जो वीडियो क्लिप है लोकल मीडिया के पास है जी। लोकल मीडिया वहां थी, नेशनल मीडिया थी नहीं। लेकिन और नेशनल मीडिया अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पे जब भी इस तरह के कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहला काम वहां पे होता है कि वहां के लोकल मीडिया को बंद किया जाता है। वहां पे इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी जाती हैं कि वहां की खबरें जो है या वहां पे इंटरनेट के जरिए या इस तरीके से लोकल मीडिया के जरिए उस चीज को उठाया ना जा सके। क्या कहेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शक्ति सिंह भी जुटे हुए। शक्ति सिंह जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से तो ठीक है, अगर चीजों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तत्कालिक तौर पे तो आपको मान लीजिए ठीक है, चीजें फ्लेयर अप ना हो। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं होता हूं। मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी बात तो पूरा तो करने दीजिए, लेकिन ये एक सही ट्रेंड नहीं है जी। सही ट्रेंड नहीं, ठीक है, अगर आप कंट्रोल करने की नीयत से चीजों को करते हैं कुछ समय के लिए, अगर आप एक सेलेक्टिव न्यूज को ही, अगर जो पॉजिटिव न्यूज है उसको बाहर आना देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। होता है उसके अंदर क्या है, इस आड़ के अंदर ये होता है कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको छुपाया जाता है, और जिसका दुर्गामी प्रभाव होता है वहां के राजनीति पे, वहां की घटनाओं पे, और जिसके कारण हो सकता है कि बहुत सारी सच्चाई या बहुत सारी जो वास्तविकता है इस घटना के पीछे की, वो आम जनता तक देश के ना पहुंच सके। इसलिए मीडिया का यह दायित्व है कि चाहे जो भी दिक्कतें हों, वहां की वास्तविक स्थिति को रिपोर्ट करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अगर मुद्दे की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तक की बात करते हैं, तो मनन द्विवेदी जी, ये ट्रेंड जैसे शक्ति सिंह जी बता रहे हैं गलत है, लेकिन हर बार इस ट्रेंड को अपनाया जाता है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे ये मसला नहीं उठता है? नहीं, मैं ये बात कहूंगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी और फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच के हम जमाने में रह रहे हैं जी। मेरा भले ही पॉलिटिकल लीनियज कुछ भी हो जी, पॉलिटिकल राजनीतिक संबंध कुछ भी हो, जो मैं बात नहीं करूंगा उस बारे में, पर इसमें हमारे देश के किसी कोने में नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन हो रहा है, और इसमें इसको एक तरीके से ये कहा जाएगा कि एक तरीके से सांप्रदायिक रंग भी है इसमें, पर पूरी बात यह है कि इसमें मीडिया को अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, और मीडिया को ये बताना चाहिए कि भाई लोगों को पता पड़े कि इस तरीके से हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। पर मुझे ये पूरी तरीके से बात लगती है कि अगर हम पिछले, मैं मेरी बात कंप्लीट करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, कि अगर हम पिछले 12-13 सालों से देखें तो प्रवीण स्वामी जी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के, आंतरिक सुरक्षा के बड़े अच्छे जानकार हैं। उन्होंने बात कही है कि 13 साल पहले एक फुटबॉल उठाई गई जम्मू में, फुटबॉल उड़ के गई और एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे के वो लगी, तो जिसने फुटबॉल किक मारी थी और जिसके सिर पे लगी, उसे एक तरीके का सांप्रदायिक दंगा वहां पर राजौरी में भड़का आज से 13 साल पहले। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात करें तो 1977 में जमाते इस्लामी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का द्वंद्व चल रहा था। तो ये सारी बातें हैं तो पॉलिटिसाइजेशन, सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए बहुत छोटी छोटी वजह होती हैं, ये तो फिर भी एक बड़ी वजह हो गई कि एक समुदाय के लोगों ने फुटबॉल मारा, किसी को औक लग गया। फिलहाल हम चलते हैं, इस समय हमारे साथ ओबी वैन पे जुड़े हुए हैं कांग्रेसी नेता प्रदीप टमटा जी, वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम चलते हैं फिलहाल उनके पास। प्रदीप टमटा जी, शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारी आवाज लगता है प्रदीप टमटा जी तक नहीं, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। प्रदीप टमटा जी, यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं आप, तो चैनल 1 न्यूज में आपका स्वागत है। हेलो, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, आज चिदम्बरम जी ने गृह मंत्री की ओर से संसद में बयान दिया है, और हम सबको इस किश्तवाड़ की घटनाओं को बहुत ही वहां पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, और उस समय सबसे ज्यादा जो कानून और व्यवस्था की पोजीशन है राज्य सरकार और वहां का लोकल प्रशासन है, वो उनकी स्थितियां हैं,
और राज्य सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री ने तमाम तरह का सपोर्ट देने का भी आश्वासन दिया है। तो इस मामले पर हमको थोड़ा बहुत ही संवेदनशील ढंग से विचार करना चाहिए और चीजें ज्यादा भड़के ने चीजों को किस तरह से रोका जाए इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। और राज्य के लोकल मंत्री जिनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना के लिए आरोप भी लगे हैं, उन्होंने इस्तीफे भी दे दिया है। राज्य सरकार ने जांच के लिए आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि इस घटना पर हम सब लोगों को थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ विचार करके ये आगे न बढ़े। और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सी ऐसी ताकतें हैं हमारे इन आंतरिक मामलों का उपयोग करके चीजों को और बढ़ाना चाहती हैं। प्रदीप जी, तो सब लोगों को, प्रेस को, जी प्रदीप जी माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस्तीफा देना इस समस्या का हल नहीं है। और आपने बोला कि इस चीज को और बढ़ाया न जा सके, इसके और चीज बढ़ाने का अंत क्या है? कहीं एक क्या सीमा तय की गई है? क्योंकि ये तो अपने आप में इतना बड़ा बवाल ले चुका है कि वहां पे अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई है, वैष्णो देवी में, कटरा में इस समय दुकानें बंद हैं, वहां के तीर्थयात्रियों को दिक्कत हो रही है, जम्मू में कर्फ्यू लगा हुआ है, किश्तवाड़ में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो अब ये और कितना बड़ा रूप ले सकता है? ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। नहीं, देखिए इस समय केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को तमाम तरह जिस तरह के केंद्रीय बलों की सेना की जरूरत थी वो वहां पर उनको दे दी कि मामले को रोका जाए। और कुछ जगह के जहां जहां मामला न बढ़े इसलिए कुछ शहरों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। मैं समझता हूं कि चीजों को कुछ दिनों में हम सबको देखना चाहिए, कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे जिससे कि असामाजिक तत्व हमारी इन चीजों का फायदा न ले सके। और जो गिरफ्तार है, जो असामाजिक तत्व है, उनकी गिरफ्तारी की तेज की जा रही है। और पूरी घटना की जांच भी हुई। दोषी व्यक्तियों ने जिन तरह के इस तरह के जो दंगाइयों को भड़काया, चाहे कोई भी हो, उसको उसकी सजा मिलेगी। चलिए प्रदीप जी, हमारे पास वक्त थोड़ा सा छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम वापस आपके पास आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार इस तरीके के कारनामे हो जाने के बाद हम सिर्फ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन एक्शन देखा जाए तो हर बार दूसरे लोग ही लेते हैं, हम कभी एक्शन नहीं लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। टूट नहीं रहा है क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार? 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है? चल तू दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हाल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में इस समय जिस तरीके से हिंसा अपने चरम सीमा पे है, और किश्तवाड़ की बात कर रहे हैं। आए दिन वहाँ पे जिस तरीके से हंगामे होते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में काफ़ी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और ओबी पे हमारे साथ इस समय हैं प्रदीप टमटा जी, कांग्रेस से हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समझदार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं मनन द्विवेदी जी। तो मनन द्विवेदी, ये सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बातचीत भी करते हैं, क्या वजह है कि हर बार पड़ोसी मुल्क अटैक करता है? हम क्यों हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं? देखिए, मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कोई नई बात नहीं कह पाऊंगा, फिर भी मैं इतना जरूर ये सामने प्रस्तुत करूंगा कि हमारी जो विदेश नीति है वो एक तरीके से प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। हमारे ऊपर कोई अगर क्राइसिस या कोई ट्रेजेडी या कोई किसी तरह का अटैक
थोपा जाता है तो हम उस पर जवाब देते हैं। एक तो हमारी टेंडेंसी रही है, तो नॉन अलाइनमेंट के जमाने से चीज रही है। दूसरी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान एक तरीके की क्रिप्टो डिप्लोमेसी करता है। क्रिप्टो डिप्लोमेसी उस तरीके से करता है कि नवाज शरीफ जी ने जब आज से 2-3 महीने पहले इलेक्शंस हुए तो उन्होंने शेयर को इस्तेमाल किया, उन्होंने वहां की पावर डेफिसिट को इस्तेमाल किया, और उसके बाद उन्होंने ये बात भी बोली कि हम जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं पूरी तरीके से भारत के साथ संधि वार्ता करूंगा। पर उन्होंने संधि वार्ता तो वो करेंगे, पर एक तरीके से जैसे कारगिल साथ में चला, जैसे और 1999 में कारगिल हुआ और परवेज मुशर्रफ जी ने कानो कान खबर नहीं लगने दी नवाज शरीफ जी को कि आपका ही तख्ता पलटने वाला है। तो एक तरीके का एनार्की, एक तरह का पेंडेमोनिक और एक तरीके का पूरी तरह विध्वंसकारी इंटरनल राजनीति है पाकिस्तान की। तो ये जिसकी छाया हम कश्मीर में देख रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है कि वो एक आदमी आते हैं सूरज संध्या की बात करता है, पीछे से दूसरा आदमी जाके अटैक करता है। क्या कहेंगे शक्ति सिंह जी आप? देखिए, वो मैं उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं हम प्रोएक्टिव होते हैं और क्यों हम रिएक्टिव मेजर्स को लेते हैं, तो पहले तौर पे आज आप देखिए गृह मंत्री का बयान, गृह मंत्री तो स्वस्थ नहीं है, वो उनकी जगह पे चिदम्बरम जी बयान देते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ जो प्रो इंडिपेंडेंस के जो नारे देने की बात है वो बहुत आम बात है। उन्हें कितनी कैजुअली वो इस चीज को सदन में कह रहे हैं और चीजों की गंभीरता आप इससे भाप सकते हैं कि केंद्र सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री ये कहता है कि वहां प्रो इंडिपेंडेंस नारे देने की तो प्रथा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तो उससे चीजों की गंभीरता समझ में आती है केंद्र सरकार कितनी गंभीर है कश्मीर को लेकर। दूसरी चीज, ये इलेक्शन ईयर है जी, ठीक है, पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हुआ है और वो जो उनकी जो पॉलिसी है कि जब अब धीरे धीरे जब वहां से अमेरिका जब काबुल से वापस चला जाएगा तो तालिबान के माध्यम से वो काबुल पे कब्जा करना चाहते हैं और काबुल पे कब्जा करने के बाद वो कश्मीर में अपनी गतिविधियों को तेज करना चाहते हैं, जिसका उन्होंने मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। उसको सवाल ये नहीं सवाल जी अच्छा बताइए। दूसरी चीज और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल बस ये था कि आपने बोला कि हर बार हम लोग डिफेंसिव में उड़ जाते हैं, अटैक में नहीं रहते, तो आपने उसका जवाब दिया कि किस तरीके से गृह मंत्री ने मतलब चिदम्बरम जी ने किस तरीके से एक हल्का फुल्का बयान दिया। मैं आपको वही कह रहा हूं कि नेताओं के बयानबाजी पे हम ना जाएं, क्योंकि नेताओं का बयान तो अपने आप में अनूठा है। रक्षा मंत्री का भी तो क्या बयान आया था जब 5 लोगों का मतलब हो गया था, मौत किया गया था यहाँ पे पूंछ पे, जब आपके पास पे जब पाकिस्तानी सैनिकों ने मारा तो भी क्या बयान आया था, उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था। तो हमारे यहाँ के नेता जो हैं वो सिर्फ अपनी बयानबाजी करते हैं। मैंने वही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे ये सवाल कभी नहीं उठता है कि हम क्यों हर बार डिफेंसिव मोड में रहते हैं और हर बार हमारा पड़ोसी मुल्क अटैक मोड में रहता है और वो अटैक करके एक्शन करके निकल जाता है, हम उसका बयानबाजी करते रहते हैं। मेरा सवाल बस ये था, क्या कहेंगे आप शक्ति सिंह जी? आपसे बात हो रही थी, बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये तो सरासर सरकार की नाकामी है। मतलब आप ये मानते हैं कि सरकार की नाकामी है, लेकिन हम आते हैं अपने अशोक सिंह जी के पास। अशोक सिंह जी भी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आज हम केंद्र सरकार को बार बार कोस रहे हैं, अशोक सिंह जी अगर याद करें तो हम एक बार ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुआ था हमारे वहां, उस समय भी केंद्र में अगर हम देखा जाए तो इन्हीं की सरकार थी, मिलती जुलती सरकार इन्हीं की थी। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कोई ऐसे बयानबाजी नहीं हुई थी। किस समय ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ कि बहुत से लोगों को पता नहीं चला। क्या कहेंगे अशोक सिंह जी, क्या उस तरीके की सरकार, उस तरीके का दम आज की सरकार में नहीं है? देखिए सत्येंद्र जी, मैं 2-3 बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अशोक सिंह जी, हम माफी चाहेंगे, आपको रोक रहे हैं, शायद टमटा जी कुछ कहना चाहते हैं। जी टमटा जी, आप बताइए, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, बताइए। नहीं देखिए, मैं ज्यादा नहीं, मैं एक चीज कहना था। हम किश्तवाड़ की घटना जम्मू कश्मीर पर आते आते हमें खुद ही इस सारे मुद्दे को पाकिस्तान की ओर ले जा रहे। देखिए दोनों अलग अलग मुद्दे हैं जी, है ना। अगर हम ही अपने ही राज्य के इसको अंतर्राष्ट्रीय मामले जो मैं समझता हूँ कि बहस हम दूसरी ओर भटका रहे हैं, तो इससे हम अपना नहीं दूसरे लोगों के हाथों में चले जाएगी बहस। तो इस पर मैं थोड़ा टिप्पणी करना चाहता हूँ जी। सवाल ये होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जी हाँ, बोले, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, मैंने यही कहा था कि किश्तवाड़ की घटनाक्रम पर बात करते करते हम दूसरी ओर भटक रहे हैं और जिससे कि बहस का चल दूसरी ओर हो जाए। हम दूसरी तरफ नहीं भटक रहे हैं। जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, ये सब कुछ एक ही क्षेत्र में आ जाता है। हम दूसरी तरफ नहीं भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा किश्तवाड़ बिल्कुल एक जी
नहीं देखिए केंद्रीय अच्छा प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक सिंह जी, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। अशोक सिंह जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब प्रदीप जी देखिए, जहां तक मामला ये है, हम कब तक इसको आपसी लड़ाई बताएंगे। अभी आईबी की रिपोर्ट और बाकी खुफिया एजेंसियों का रिपोर्ट आया था कि काबुल से, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना जाने के बाद जो तालिबान है वो खाली है और हिंदुस्तान में वो उपद्रव करना चाहते हैं। और इन सब चीजों का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर अगर देखिए, जब से ये रिपोर्ट आया है उसके बाद से किसी न किसी मामले को लेके बॉर्डर पे देखें तो, जम्मू कश्मीर देखें तो, जो अलगाववादी लोग हैं, चाहे वो आपके मंत्री जी के पुत्र हों या चाहे और बाकी अलगाववादी हों, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सेना का ध्यान भड़काया जाए, सेना को इधर लगाया जाए और घुसपैठ का रास्ता खुल सके और वो भारत में आए। आपको याद होगा जब से तालिबानी अफगानिस्तान में फंसे, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात को काटा नहीं, मैं सुनता हूं। और आप कांग्रेस के नेता नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे नेता हैं, आपका बड़ा अनुभव है। मैं तो आपके सामने छोटा हूं, लेकिन मेरी बात को सुन लीजिए आप, क्योंकि आप अपने बात को नहीं, आप अपनी बात को सही मनवाने में माहिर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, आज जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना गई है, भारत में फिर बढ़ा। और जब तक तालिबान अफगानिस्तान में फंसा रहा, यहां देखिए आप रेशियो कश्मीर, जम्मू या लेह लद्दाख बहुत शांत रहा और रेशियो बहुत कम घटा। आज चूंकि ये मामला सिर्फ हमारे भारत का नहीं है, ये कहीं ना कहीं चीन एक तरफ बढ़ता है, आप उस बात को छुपाते हैं। अमेरिकी पाकिस्तानी सैनिक हमारे सैनिकों को मारते हैं, आप उनको लफ्जों में ऐसा क्लीन चिट दे देते हैं। आज जो घटनाएं हुई, हम इसको क्लीन चिट देंगे, ये कोई मामूली घटना नहीं है। आपको याद, अभी आप अगर अंदरूनी उस पर जाएंगे तो किश्तवाड़ में 18-20 लड़कियां घरों से गायब हैं, उनको लोग ले गए उठा के। ये इतनी बड़ी घटना है। आज हम और आप यहां बैठे हैं, शायद हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वार्ता हो सकता है, छोटा वार्ता हो सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जो लोग किश्तवाड़ में अपनी बहन बेटियों को खो दिए हैं, जिनको लेके गए, उनसे पूछिए उनके जीवन क्या है। आप कांग्रेस पार्टी बार बार 2002 गोधरा की बात को उठाती रहती है। अभी भी आपके नेताओं का बयान था, उमर जी कह रहे थे कि ये बीजेपी के लोगों का क्या है, 2002 में क्या हुआ, आपको जानकारी दे दें और उमर अब्दुल्ला साहब को भी दे दें कि 2002 में किसी राजनीतिक दल ने दंगा नहीं किया था, न भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस ने। वहां कुछ कार सेवक आ रहे थे, उनको ट्रेन में जला कहते हो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, उसको रोकने में शासन को थोड़ा समय लगा, लेकिन शासन ने पल्ला नहीं झाड़ा। और आपको 2002 ही क्यों याद है? उसके बाद से कश्मीर में 1990 से लेकर आज तक 18 दंगे हुए हैं, एक का भी कहीं रिजल्ट है? आज जो ये हो रहा है, ये निश्चित रूप से भारत का नहीं, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मामला है और पाकिस्तान के सह पे हो रहा है। वहां उग्रवादियों को जम्मू में भेजना चाहते हैं। अगर आप और हम अगर इस तरह करते रहेंगे तो एक एक करके हमारे सारे प्रांतों में अशांति बढ़ जाएगी। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? जी देखिए, मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि बहुत सी ताकतें हैं जो कश्मीर के अंदर जनता के बीच के असंतोष का फायदा उठा करके भारत को कमजोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीजों का, अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बहुत से लोग फिर इधर की ओर देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम लोग जो किश्तवाड़ की घटना है वो उससे सबक लेंगे या नहीं? मैं नहीं कहता हूं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने एक बात की, अब आपने कही तो उन्होंने भी 2002 का संबंध में आपने उन पर आरोप लगाया है कि सरकार ने समय पर रिएक्ट नहीं किया, सरकार ने समय पर फौज से ऐसा नहीं भेजी। उन्होंने कहा हमने समय पर एकदम सेना भेज दी थी। आपको 2002 क्यों नहीं याद आ रहा है? सर, सेना 48 घंटे तक नहीं पहुंची। आप अपने लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी नहीं पहुंची वहां तक, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी नहीं पहुंची। इतनी बड़ी संख्या में पूरे किश्तवाड़ में आगजनी हो और वहां पुलिस को भी न पहुंचना, गृह मंत्री का सीधा निर्देश है। हम किस, अब आपने अपनी बात की, थोड़ी सी मुझे भी बात कहने लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में साफ कहा है आज कि हम किसी भी तरह से जो भी इस वहां के घटनाक्रम को रोकने के लिए किसी भी तरह का होगा, हम अर्धसैनिक बलों के साथ, सेना के साथ राज्य सरकार को पूरा सहयोग देंगे।
हम 1990 के घटनाक्रम को नहीं दोहराने देंगे कि जिससे कि हमारे लोगों को वहां पर से बाहर आना पड़े। लेकिन हम सबको इस समय जो किश्तवाड़ की घटना की आग है जो इधर फैल रही है उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहां के लोकल प्रशासन को, वहां की सरकार को काम करना चाहिए। और ये हर दल चाहता है जब कोई दंगा होता है तो उसमें दूसरे दलों को या राजनेताओं पर एक प्रतिबंध लगाता है जिससे कि वो घटनाक्रम ज्यादा ना फैले। ये कोई नई चीज वहां पर नहीं भी, इसलिए हम सबको इस समय बहुत ही धैर्यपूर्वक, मतलब प्रदीप टमटा जी रोक रहा हूं, आपने कहा कि न वो हिंदू है न मुसलमान है। जी 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 प्रदीप जी, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं। यही कहना कि आपने कहा कि कोई नई चीज नहीं है, इस तरीके के दंगे होते रहते हैं, मतलब हम लोग इस तरीके के दंगे झेलने के लिए हम लोग आदी हो चुके हैं, या आप किसी और नई चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए मेरी बात को गलत मत है। नहीं, हम आपकी बात को गलत नहीं, हमने बस आपकी बात को दोहराया है। मेरी बात सुनिए पहले जी। पहली बात मैंने कहा जब किसी तरह के कॉम्युनल राइट्स होते हैं तो लोकल जो वहां का प्रशासन है या सरकार है वो अन्य लीडरों को वहां पर जाने से प्रतिबंध रोकती है। ये प्रैक्टिस पूरे देश में होती है। सवाल रोकने की बात ही नहीं हो रही है, सवाल तो हो रही है कि हम उस दंगे को रोक भी नहीं पाए। हम किसी प्रतिनिधि को रोकने की तो बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को कर रहे हैं कि हम उस दंगे को रोक पाने में असफल रहे। 3 दिन बीत चुका है, आज भी वहां का प्रशासन लाचार है, आज भी वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस्तीफा देने से किसी भी चीज का अंत नहीं होता है। इस्तीफा देना मतलब कहीं कहीं अपनी कमजोरी को साबित करना। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं अपने मेहमानों के पास। घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ में हुए आतंकी हमले की कह लें, उपद्रव की कह लें, दंगा फसाद की कह लें हैं। हमारे स्टूडियो में मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शक्ति सिंह जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी हैं, और अशोक सिंह जी हैं, बीजेपी नेता, जम्मू कश्मीर के प्रभारी। उधर ओबी में लगे हुए हैं हमारे साथ कांग्रेसी नेता प्रदीप टमटा जी। प्रदीप टमटा जी, अभी आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात कह रहे थे कि ये सबकी नीति होती है, किस तरह के दंगा उपद्रव होते हैं तो किसी भी प्रतिनिधि को जाने के लिए रुकना पड़ता है, यह हर राज्य की नीति होती है। आपको इस बात पे प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अशोक सिंह जी। ये कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप टमटा जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रदीप जी, मैं आपको याद दिला दूं, आप अभी उत्तर प्रदेश में किसानों पर गोली चला गई थी, नोएडा के पास में भट्टा पासोल है, वहां पे शासन ने धारा 144 लगाया था, और जबकि धारा 144 तोड़ के आपके युवराज पैदल मार्च निकाले थे और वहां तक गए थे।
ये क्या सिर्फ विरोधियों के लिए है, सत्ता के लिए भी है। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं जेटली जी, वो वहां के हालात को जानने के लिए जा रहे थे और उनको सरकार ने रोक दिया। वहां के जो लोकल मीडिया उसको बंद कर दिया। ये तो 1977 की इमरजेंसी हो गई कि सरकार कुछ भी करे, इसकी बात को बाहर नहीं जाने देना है। आज अगर कोई विपक्ष का नेता या राज्यसभा का नेता वहां जाता है, अपनी स्थिति को पता करता, आप उसको रोक देंगे? ये कहां का तरीका है? नहीं, मैं देखिए, भट्टा परसौर 144 एक दूसरा घटनाक्रम है। नहीं, उसमें भी किसान मारे गए तो सरकार ने मना किया था। राइट्स हो नहीं, आप बताइए 2002 में क्या था जब कम्युनल राइट गुजरात के अंदर भी किसको जाने दिया गया था? आप बताइए, सवाल कहीं पर भी हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, फिर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं एक थे उस समय आपकी, देखिए मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्य आप लोग 2002 राज्य सरकार के उसको कोई जस्टिफाई नहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए मैं अपने दोनों में बात कहना चाहूंगा, मुद्दे से भटक रहे हैं। दंगे हो रहे वो नहीं आते। आज अगर यही किसी एक संप्रदाय के पास होता तो आप लोग बैठ के हाथों में मचा दिए होते। आज वहां के गरीब लोग मारे जा रहे हैं, तो आपको आप ये मत देखकर संप्रदाय विशेष मत बनाइए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा देश के साथ खड़े रहे। 47 में जब देश विभाजित हुआ था उस समय कश्मीर की जनता ही ने देश में आने का स्वागत किया था, सारी देश ने उनका स्वागत। ये बार बार हम लोगों की परीक्षण है। हर मैंने कहा प्रदीप जी सारी बातों को छोड़ के हम एक सवाल पूछते हैं, एक लाइन में हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हर बार उधर से ही आक्रमण होता है, हर बार उनके घुसपैठिए आके हमारे ही सेना के जवानों को मारते हैं, उनका सिर कलम करके ले जाते हैं, तो ये एक्शन हम क्यों नहीं ले सकते हैं? हमारी केंद्र सरकार क्यों बैठी रहती है? मामले में नहीं, देखिए उस मामले में हमारी रक्षा मंत्री ने आज फिर क्या कहते हैं कोची में अपने उद्घाटन कहा, हमने अपने सेना को सख्त आदेश दिए हुए कि फील्ड में वो उचित स्थिति में जिस तरह का वो कार्रवाई करते हैं उस में वो जवाब दें। हमने कह दिया पाकिस्तान, आपने कह दिया, आपकी सरकार ने कह दिया, तो ये कहना तो पहले भी हो सकता था। हर बार प्रदीप टम्टा जी हर बार इस तरीके के वारदात होने के बाद आते हैं, लेकिन आप किश्तवाड़ को फिर कश्मीर से जोड़ करके फिर सारे मामले को प्रदीप जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। किश्तवाड़ का ये जो मामला है ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ ही मामला है, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। इस बात को आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ ध्यान भटका रहे हैं। मनन द्विवेदी मैं एक चीज सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा नहीं लगता है कि ये भी उसी का एक हिस्सा है, उसकी एक साजिश है? क्या कहते हैं आप? नहीं, मैं आपसे एक ही पूछना चाहता हूं, जो ध्यान भटकाना चाहते हैं, जो जनता में विभाजन करना चाहते हैं, क्या हम उनके हाथों के खिलौने बन जाए? अलग थलग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी के लोग भड़का रहे हैं और एनसीपी के लोगों को बीजेपी दोषी दिया। अरे आप बताइए ना, एनसीपी का गृह मंत्री क्या हुआ जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, आपने क्या किया? ये तो मामला उसका सरकार का बनता है। मैं आपसे कांग्रेस के लोगों को चाहता हूँ, जब आप देश की सीमाओं का सवाल करते हैं, एक साल तक भारत की सेना सीमा का खड़ी, तब आपने क्या किया? करगिल में भारत की सीमा के अंदर सेना, पाकिस्तान की सेना आ गई, उस समय आप लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान की सेना को जाना। देखिए एक चीज है, दोनों चीजों को अलग अलग देखिए। जब अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में तो करगिल जी। एक प्रश्न मैं छोटा सा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब पी चिदम्बरम जी ने आज बयान दिया है सदन में किश्तवाड़ की घटना पे, तो उन्होंने कहा कि प्रो इंडिपेंडेंस नारे लगाते हुए 500 लोगों का एक हुजूम आता है, जो कि प्रो इंडिपेंडेंस नारा लगाना वहां एक फैशन है जो हर एक शुक्रवार को होता है। ये कहां तक आप इस जो बयान है उसको जस्टिफाई करते हैं? गृह मंत्री जी ने चिदम्बरम जितने वहां के उसको हालात को बताया कि भाई कोई नई बात नहीं हो रही है। मैंने आप इससे संतुष्ट हैं? इस परिस्थिति से संतुष्ट हैं? अरे सवाल है, और कुछ लोग हैं जो इस तरह की उस भीड़ में शामिल होकर के उनका उपयोग करना चाहते हैं। क्या हम उनके हाथों के खिलौने बन जाए? जी नहीं, आप इस तरह की घटनाओं को नहीं रोककर इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी क्यों नहीं रोक रहे? इस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरे देश में सरकार ने कहा है, भारत सरकार ने कहा, गृह मंत्री ने कहा है कि हम वहां की राज्य सरकार को हर तरह की सहायता देंगे। केंद्रीय बलों का, अर्धसैनिक बलों का, सेना, पूरी तरह का सरकार, और इस तरह के जो वहां पर अशांति फैलाए के असामाजिक तत्वों का, उनका तो पूरी कठोरता के साथ मुकाबला किया जाएगा, है ना। पाकिस्तान को केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने आज नहीं कहा हम अपनी सीमा में किसी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा प्रदीप जी, पूरे देश ने देखा है
कि जब सैनिकों ने कुछ उग्रवादियों को वहां पे मारा था, उसके खिलाफ चार्जशीट हुआ और उनके मेडल वापस लिए गए। आपके सरकार ने वहां के सेना के मनोबल गिराए हैं, और जिस भी राज्य में, जिस भी देश में सैनिकों का मनोबल अगर गिर जाता है तो वहां अराजकता फैलती है। आज का नतीजा तो आपने गिराया है। अरे सैनिकों का मनोबल तो एनडीए ने मिलाया गया। जब करगिल में पाकिस्तान की सेना लौट रही थी तो उन पर हमला नहीं करने दिया, हमारी सेना के हाथों को बांध लिया गया। ये चीज मत कि एक साथ हमारी सेना फौज में रही। क्या हुआ इंडिया की सरकार ने क्या किया? चीन ने आपकी धरती पर कब्जा कर लिया है। आज हम लोग फिर इस मुद्दे से भड़क चुके हैं। ये सरकार के दौरान क्या हुआ? करगिल में जब पाकिस्तानी सेना आ गया, आपको कुछ नहीं मिला। आप नवाज शरीफ के साथ उस समय वार्ता कर रहे थे जब पाकिस्तान की सेना करगिल के अंदर हमारे सेना पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ा तो हमने सेना के आपने हाथ पार प्रदीप जी, शक्ति सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? जी शक्ति सिंह जी। कहना चाहता हूं, देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर सिर्फ राजनीति और राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, और जिसका परिणाम यह हो रहा है कि देश के अंदर अलगाववादी ताकतों का सिर उठता चला जा रहा है। केंद्र में जो सरकार है वो उनके प्रति बहुत संजीदगी से नहीं कार्रवाई कर पा रही है, और भाजपा सिर्फ इस ताक में है कि उनकी नाकामियों पे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, जिसके कारण आज देश में आंतरिक और बाह्य खतरा पैदा हो चुका है। आप इस बयान पे मनन द्विवेदी जी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं? मैं भी यही बात कहना चाहूंगा, इसको पूरी तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा, एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि कश्मीर की हम बात करें तो वहां पर जो गार्डन है निचात और उनकी बात होती है, और सूफिज्म एक बड़ी डिबेट है कश्मीर के बारे में। अगर थोड़ा हम पढ़े लिखे तो हमें पाएंगे कि कुछ जगह कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर धर्म में वहाबिज्म ही इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है, वहाबिज्म ही सबसे बड़ी चीज है। पर अगर हम देखेंगे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में तो हम पाएंगे कि सूफिज्म वहां पे सालों से मौजूद रहा है, और ये कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज में भी ये बात होती है कि वहां पर वहाबिज्म है, पर वहां पर पिछले 200 वर्षों से वहाबिज्म है, और कश्मीर में भी सूफिज्म है, और एक तरीके का संत और उलेमा का जो कॉन्क्लेव है वो वहां पर रहा है। तो इसको कुछ कंडीशंस के कारण ही बिगाड़ा गया है। और पहला हम इंसिडेंट अगर इंपॉर्टेंट देखें तो 1932 में डोगरा के टाइम पर राइट्स हुए और उसमें काफी लोग मारे गए, और उसके बाद ये जो कंटिन्यूटी चल रही है इसमें कहीं ना कहीं नेहरू जी ने भी गलती की, जिसके कारण आज की डेट में कश्मीर एक तरीके से प्रॉब्लम सेंटर है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर कि कश्मीर को पाकिस्तान के मुद्दे से अलग हटा के जो देखने की जो बात चलती है वो गलत है, क्योंकि पूरी तरीके से दक्षिण एशिया की बातचीत है पूरी, और आंतरिक सुरक्षा नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की जुड़ी हुई है। जी मनन द्विवेदी जी, जो चीजें हो गई, पंडित नेहरू ने क्या गलती किया या उस समय क्या हुआ, वो बातें तो खत्म हो गई। सवाल यहाँ पे ये उठता है अब हम इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रदीप टमटा जी भी जो है वो अपनी सरकार की बात किए जा रहे हैं, और अशोक सिंह जी अपनी सरकार की बात किए जा रहे हैं। शक्ति सिंह जी का कहना बड़ा सही रहा है कि दोनों सरकार मिलकर राजनीति कर रही है, और एक तीसरी शक्ति जो है वो ऊपर से सर उठाते जा रही है। सवाल ये उठा है इस तीसरी शक्ति को रोकने का क्या कारगर कदम उठ सकता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर हम आपसे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप इस मुद्दे को किस ढंग से उठाएंगे? आप कौन सी थर्ड फोर्स की बात, कौन सी तीसरी शक्ति की बात कर रहे हैं? क्यों? भाजपा अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, तो वहां पे कोई ना कोई तीसरी शक्ति है तो जिस उपद्रव को तांडव कर रही है। ये उपद्रव आखिर कर कौन रहा है? नहीं भाजपा करा रही है, ना ही कांग्रेस करा रही है, ना ही वहां की जनता कर रही है। तीसरी शक्ति जो कर रही है आखिर उसी के तो सर उठ रहा है वहां पे। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की तरह भी देखा जाए तो ये बात सामने आएगी कि एक फ्लैग कोड नाम की चीज होती है। कोई अगर इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, सिख ईसाई की बात नहीं है, इसमें कोई अगर मेरे घर के सामने आकर पाकिस्तान का या चाइना का फ्लैग करके लहराता है तो मैं उसको रोकने के लिए वहां जाऊंगा। तो अब इसको यूं कहना, मैं प्रदीप जी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, पर यूं कहना कि वहां पर रोज ये घटनाएं होती रहती हैं, इससे तो पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी। यही बात बिगड़ जाएगी और हम लोग हाथ में छुरी लेके बैठे। ये साफ साफ दिखाता है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस है इस सरकार की वो कहीं ना कहीं स्थिति को बिगाड़ रही है। और अगर सरकार इस तरह से हाथ में हाथ धरे बैठी रही और उसका प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, तो मामला और उलझ सकता है। ये मामला चला जाएगा। प्रदीप टमटा जी क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं साफ करूं, गृह मंत्री ने सदन में साफ कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में जो लोग वहां पर दंगा बढ़ा करके या देश विरोधी हरकतें करना चाहते हैं उनको किसी भी तरह से बख्शेंगे नहीं, पूरी सख्ती के साथ उनको अलग तय करेंगे और राज्य की सरकार को पूरी तरह से सहायता और समर्थन देंगे। ये चीज साफ और स्पष्ट है। हम बख्शेंगे भी नहीं और हम कुछ करेंगे भी नहीं, ये भी सही, ये भी आपका ये साथ में। हम लोगों को भी किश्तवाड़ के इस घटना पर थोड़ा सा संवेदनशील के गए, उसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया है, चीजों को उसी रूप में अनुरूप देखने की कोशिश करें। आप अपनी बात अधूरी कह रहे हैं, बात को पूरी कीजिए। आप ये कहिए कि हम बख्शेंगे भी नहीं और हम इनके खिलाफ कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि आज तक देखा जाए तो होता कुछ नहीं है। देखो फिर आप अपनी बात को मेरी ओर से क्यों कहना चाहते हैं? हम सत्येंद्र जी एक चीज और नहीं जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, प्रदीप जी एक चीज सुन लीजिए, वो पॉलिटिकल यूटोपिया में की शिकार हैं, वो पंचशील से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पंचशील का एक भी लाइन मानने को तैयार नहीं है। और जिस दिन से साइन हुआ है लेकर उससे दिन से लेकर आज तक, और चाइना भी एग्रेसिव हो रहा है, लेकिन हम अभी भी वो एक पॉलिटिकल यूटोपिया बना रखे हैं पंचशील का, साउथ एशिया में शांति का। शांति किस कीमत पे शांति हम चाहते हैं, ये इन सरकारों को क्लियर करना पड़ेगा। अशोक सिंह जी, आप भी मौजूद हैं, प्रदीप टमटा जी मौजूद हैं, और इस समय जो शक्ति सिंह की बात भी है वो भी अपने मायने में काफी सही है। ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों के आपसी की लड़ाई की वजह में कहीं ना कहीं हम लोग काफी कुछ अपना नुकसान कर रहे हैं? देखिए सत्येंद्र जी, मैं एक उदाहरण दूं जी। अभी एक आम आदमी पार्टी बनी है जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इसमें बच्चों के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि अभी नई बनी है, अभी खुद नेता स्टेब्लिश नहीं हुए, तो इनके बच्चे कहां से आएंगे। लेकिन अगर यही, जब आपको याद होगा मुलायम सिंह जी समाजवाद का नारा लिए थे, हाँ, वो वंशवाद तो आएगा, उन्होंने वंशवाद का किया था, लेकिन जब उनके बेटे बड़े हुए तो वो आगे अभी शक्ति जी ऐसी स्थिति पे हैं कि वो कांग्रेस को भी गाली दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी गाली दे सकते हैं जी, क्योंकि अगर हम किसी बात को नहीं उठाएं तो जो स्वास्थ्यता है, जो देश सामने फेस कर रहा है, उसको मैं रख रहा हूं। आप मेरी बात, कोई राजनीतिक लिंच की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए। सत्ता मेरे पास नहीं है, सरकार मेरे पास नहीं है, एनसीपी और कांग्रेस वहां पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां के साझेदार है और सेंट्रल में साझेदार है। हम वहां भी विपक्ष में हैं, विपक्ष में भी नहीं है, हम तो बिल्कुल ही बाहर हैं, 11 एमएलए हमारे, और यहां भी नहीं है। हम इसको सदन के अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, हम वहां की परिस्थितियों को उठा सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं, जो बात जनता के सामने है वो जाएगी। बात जनता को करना, सरकार को करना, हम सरकार को बाध्य कर सकते हैं, सरकार को अपनी बातों को रख सकते हैं, और जो जिनके खिलाफ अन्याय और उनको न्याय के लिए सवाल यही उठता है ना, आप आज विपक्ष में हैं तो आप आज इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कल वे आप सत्ता में आएंगे तो प्रदीप टमटा जी इस तरह की बात करेंगे। क्यों प्रदीप टमटा जी? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाती है। टमटा जी क्या करेंगे वो बात की बात है जी। हम जब सरकार में थे तब भी आपने देखा है, और जब विपक्ष में तब भी जो जिम्मेदारी है, अगर हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराए तो हम पे आप उंगली उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो स्थिति है, मैं इसलिए नहीं कहता कि कांग्रेस के लोग इसमें जिम्मेदार हैं या कोई, यह है कि जो वास्तु स्थिति है, सवाल जिम्मेदारी का नहीं है, बार बार मैं यही कह रहा हूं, सवाल जिम्मेदारी का नहीं, सवाल इस बात का है कि किसी भी सूरत में, या कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हर हाल के सूरत में, प्रदीप टमटा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप सुन भी रहे होंगे, हर हाल में सफर केवल भारत करता है। वो कभी भी हो, कोई भी सरकार हो, सफर केवल भारत के ही सैनिक करते हैं, भारत के ही सैनिकों का सर काटा जाता है, भारत के ही सैनिक शहीद होते हैं, और भारत में ही घुसपैठिए आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे सैनिक उनकी तरफ गए हुए हैं और उनके वहां से कुछ ऐसा करके आए हैं। हम सवाल ये उठता है कि आखिर हम उपद्रव रोक नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, उपद्रव हो जाता है, रोक नहीं पाते हैं, हम ऐसा उपद्रव क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं हम एक बार जवाब दे सकते हैं? सवाल ये उठता है। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये नहीं। देखिए, उपद्रव करना नहीं है, हमें अपने डिफेंस में प्रोएक्टिव रहने की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि हम जाके किसी देश में जाके कुछ अशांति फैलाएं, और ये कोई हल नहीं है किसी चीज का। मेरा ये मानना है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा कैसे करें? अपनी सीमा की सुरक्षा कैसे? अगर हम सीमा की सुरक्षा करते हुए जान दे देते हैं तो इस देश के राजनीतिक दलों के लोग, नुमाइंदे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आज जो कि सेना का मोराल इतना नीचे है, आज देश के युवाओं का मोराल इतना नीचे है, वो कैसे सुरक्षित रहेगा ये देश? प्रश्न ये है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। मैं एक बात बता दूं आपको। मनन जी कुछ कहना चाहते हैं। मनन जी काफी देर से चुप बैठे, कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक बात कह दूं, फिर आप उनको मेरा भी समय दे दीजिएगा जी। अभी उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक पॉलिसी निकाला है जी, कि जो टेररिस्ट पहले थे या जो पाकिस्तान से या उधर गुलाम कश्मीर से आना चाहते हैं वो आए, सरकार उनको 3000 रुपया महीना देगी, उनको अगर वो आर्म्स देते हैं उसका पैसा देगी,
और उनके रहने वहने का साधन देगी। और दूसरा एक पॉलिसी उन्होंने निकाला है कि जो वहां ग्रेजुएट लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको 1500 रुपए देंगे। आप ये सोचिए कहां के न्याय। एक जो टेररिस्ट रहा है उसके लिए आप 3000 और एक जो आपके यहाँ युवा बेरोजगार है उसके लिए 1500। इस महंगाई में क्या पॉलिसी है? चलिए, टेररिस्ट को अनुभव रहा है। आप मनन जी, टेररिस्ट को अनुभव है। वो जो अंदर आएंगे, वो जो गुलाम कश्मीर से आएंगे अंदर, मैं ये बात यहाँ पर बनाएंगे। जी, मैं ये बात करना चाहूंगा कि वैसे तो मैं इंटरनेशनल अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ विषय जो मीडिया ने उठाए हैं, जैसे कि ये कुछ बीजेपी के जो लोग थे, लीडर्स को नहीं वहां पे जाने दिया गया। उसमें देखेंगे कि जुगल किशोर जी को नहीं जाने दिया गया और कुमार राय जी हैं उनको नहीं जाने दिया गया। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती जो हैं उनको भी वहां पे नहीं जाने दिया गया, उन्होंने काफी शोर मचाया। तो ये जो इश्यूज है, इससे क्या होता है कि जो नैरेटिव है, जो डिस्कोर्स है देश का, जो राष्ट्रीय हित का डिस्कोर्स है, उसका हनन होता है और एक तरीके से जो एक जनमानस का जो साइकी है वो प्रताड़ित होता है इससे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे लोग आएंगे तो उससे ही हमारे देश का भला होगा, रिप्रेजेंटेटिव हमारे बनेंगे, जैसे हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं। पर इसको इतना चीप, थोड़ा डिबेट को एक स्तर पर प्रदीप जी, प्रदीप टमटा जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कुछ मामले में क्योंकि कोई सेलेक्टिव नहीं है, नहीं बीजेपी के लीडर्स को नहीं रोका गया, पीडीपी के लीडर्स को भी रोका गया। ये तो इस मामले में कभी कभी स्थिर परिस्थिति आती है, उस पर लोकल प्रशासन, लोकल सरकार के जजमेंट पर आपको थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा। कुछ तो ये सारी चीजें है। जरूर है कि लोग जाएंगे, परिस्थिति आएगी भी, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ समय के लिए रोका जाए। तो ये तो स्थानीय विशेष के घटनाक्रम के हालत के ऊपर है, वो स्थानीय सरकार पर हमको थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। जहां तक हमारी सीमाओं का सुरक्षा का सवाल है, सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, हमारी सेना पूरी तरह मुस्तैद है कि किसी भी तरह की घटनाक्रम, किसी भी तरह की घुसपैठ, किसी भी तरह के आक्रमण को हमारी। चलिए प्रदीप जी, आपके इस बयान पे शक्ति सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? आप इस बयान पे शक्ति सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं प्रदीप जी से ये जानना चाहूंगा कि जो पिछले 2-4 महीने में पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन या अटैक, जो प्रॉक्सी जो अटैक हो रहा है, चाइना का लद्दाख में जो घुसपैठ हो रहा है, चाइना पिछले सप्ताह उत्तराखंड से सटे हुए बॉर्डर से भी कुछ उसकी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है, अरुणाचल में उसकी गतिविधि चलती रही थी, उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है और सरकार के किसी बड़े मंत्री ने क्या बयान दिया। दूसरी चीज, जो आज राजनेताओं पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? अभी अशोक जी ने जो कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक पॉलिसी बनाई है, वहां पे रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है। उनके बातचीत से मुझे ये लगा कि रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी है, मेन स्ट्रीम में लाने की पॉलिसी है कि जो लोग आतंकवादी हो गए हैं या जो लोग फिरका परस्ती के रास्ते चले गए थे, उनको फिर से वो मेन स्ट्रीम में लेकर आए और उनके लिए 3000 और वहां का जो यूथ है जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम में है और वो जो स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए 1500 का कंपनसेशन देते हैं। तो क्या शब्दों में जवाब दीजिएगा, टाइम काफी कम है। कौन से लोग किस मानसिकता की राजनीति कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, ये राज्य सरकार का अपना निर्णय है, लेकिन ये हमेशा होता है कि अगर कुछ हमारे राज्य के लोग, हमारे नौजवान भटक गए हैं, ये तो हर तरह कहता है कि अगर भटके हुए नौजवान, मतलब आप इसका सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे। आना चाहते हैं तो क्या मैं जवाब देता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ शक्ति सिंह जी, जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने पहले भी बोला था, उनको अनुभव है आतंकवादी होने का, जिनके ऊपर हिंसा के आरोप नहीं है, जिनके ऊपर संज्ञेय आप जवाब दे नहीं पा। जो शक्ति सिंह ने सवाल पूछा है बहुत लाजमी सवाल है और आपको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा ना, नहीं, एक चीज मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जिन युवकों के ऊपर संकीर्ण अपराध नहीं है, जो बहुत तरह से एकदम क्रिमिनल, उसमें ऑफिस में नहीं है, तो राज्य सरकार उसमें नहीं है, वापस आना चाहता है, उसको बोल लीजिए, केस बाय केस निर्णय लिया है। आप टमटा जी, उसमें यह है कि जो AK-47 देगा उसको इतना मिलेगा, जो ये SLR जो देगा उसको इतना मिलेगा, और जो ज्यादा बड़ा उग्रवादी होगा उसकी बड़ी सेफ्टी मिलेगी, वो सुरक्षा उसमें रहेगा। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए। आप जो इसका मतलब ये है कि कल आज मैं बेरोजगार हूँ, उग्रवादी बन जाऊँ, बड़ा टेररिस्ट बन जाऊँ, उसके बाद आज मुकदमे में जुड़ जाऊँ। ये सिर्फ तुष्टिकरण। सवाल ये बस यही है कि वहां पे सरकार बार बार कमजोर पड़ रही है और सरकार की ही इस लाचारी की वजह से वहां पे इस तरीके के उपद्रव, उस तरीके की हिंसा उपज रही है। इसके पीछे जिम्मेदार जो है वो सरकार ही है। फिलहाल वक्त की कमी है,
इसलिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने मेहमानों से भी हम एक वाक्य में पूरे इस जितना हमारा डिस्कशन हुआ इस पे एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे? मनन जी आप भी, शक्ति सिंह जी आप भी, अशोक सिंह जी बाकी। वक्त काफी कम है, एक सेंटेंस में क्या कराएंगे आप लोग बताइए। देश के लिए बहुत चुनौती भरा समय है और अगर यही स्थिति रही तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मनन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्र हित में हमें इस तरह की क्राइसिस और ट्रेजिक सिचुएशन में एक साथ चलने की जरूरत है। शक्ति सिंह, देखिए राजनेताओं को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान एक तरफ और चीन एक तरफ, दोनों तरफ से घेर रहा है। सब कुछ मिला जुला के नतीजा बस ये है, बहुत संकट है। अगर हम लोग सही से बोर्डली, हमारी जो सरकार है अगर मजबूत निर्णय नहीं लेती है और उसमें वोट बैंक को अलग नहीं करती है तो बस सवाल यहां उठता है कि एक बार वोट बैंक को हम छोड़ के वाकई एक देश के लिए सोचे तो शायद एक हल निकल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती वक्त इन्होंने हमारे इस चैनल के लिए निकाला। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल बनने की